तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, गैस लॉज। ओके, तो देखो बच्चों, जो गैस लॉज हैं ये गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और उनका जो मास है, इनके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताते हैं। मींस कि गैस का जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, इनमें क्या इंटर रिलेशन है, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम में क्या इंटर रिलेशन है, या टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या इंटर रिलेशन है। इन्हीं सब को हमें अगर अच्छी तरह से समझना है तो ये जो गैस लॉज हैं इनको अच्छी तरह से समझेंगे। यही लिखा है कि द रिलेशनशिप अमंग द प्रेशर, temperature and volume of a given mass of gas are best described in the form of gas laws. Okay, तो देखो इनमें से जो फर्स्ट लॉ है और ये है वाइल्स लॉ, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। समझ गए बच्चों कि ये जो वाइल्स लॉ है ये गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक रिलेशन है। देखो इसमें क्या बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ गए ना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो गैस की एक फिक्स्ड अमाउंट का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप समझ रहे हैं ना कि प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह से रिलेटेड है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेशन है। मींस वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और इस तरह से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। और आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ गया के, मींस पीवी इक्वल टू के। तो इस तरह से ये जो पीवी इक्वल टू के रिलेशन ये बताता है कि अगर टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो अमाउंट फिक्स रखी गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, तो इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम रिलेटेड है। मींस गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये समझ रहे हो आप कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और इस तरह से इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 या P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, जहां P1 जो होगा ये क्या है बच्चों, इनिशियल प्रेशर। ओके, जो V1 होगा वो होगा इनिशियल वॉल्यूम, जो P2 होगा वो है फाइनल प्रेशर। ओके, जिसमें आप देखोगे P1 तो ऐड होगा ही और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो अप्लाइड किया गया है वो भी ऐड होगा। ऐसे V2 इक्वल टू होगा फाइनल वॉल्यूम, और जिसमें V1 प्लस, ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अप्लाइड जो भी किया गया है वो जुड़ा होगा उसके साथ। समझ गए ना? तो इस तरह से ये रिलेशन आता है इसका। अब देखो ग्राफ्स की बात करें, पहले हम फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि सीधा सा इतना सा इक्वेशन है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू वाइल्स लॉ। अब देखो ग्राफ्स में आ जाए, पहला है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा। सपोज V1 वॉल्यूम में प्रेशर है P1, V2 वॉल्यूम में प्रेशर है P2, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसी ग्राफ को, ये तो एक कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर में आप ले रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम इसी ग्राफ को डिफरेंट टेम्परेचर पर लें, ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 200, ये 400 और ये है 600 केल्विन में, या मींस T1 T2 और T3। तो यहाँ पर देखें कि ग्राफ बिल्कुल सेम आ रहे हैं।
बस इनका पीवी प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पीवी प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, मीन्स जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पीवी ज़्यादा, या जहाँ पी और वी ज़्यादा, पीवी प्रोडक्ट ज़्यादा, वहाँ पर T1 भी ज़्यादा। तो इस तरह से T1, T2, T3 का रिलेशन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? T3। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि P1 V1 से बड़ा होगा P2 V2 और P2 V2 से बड़ा है P3 V3। तो इस तरह से ये एक वाइल्स लॉ का ग्राफ है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है अलग अलग टेम्परेचर की रेंज में। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे नीट में आ चुका है, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझें। फिर दूसरा है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। ओके, कि हम प्रेशर और वॉल्यूम के इस तरह के रिलेशन के बीच में लें। तो देखो P इक्वल टू K इंटू 1/V। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है y इक्वल टू mx का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो सीधा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे 1/v की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और 1/v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होता चलेगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ P लें और यहाँ 1/v, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये v डिक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। समझ गए ना कि प्रेशर अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाएंगे तो 1/v की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इसी ऑर्डर में प्रेशर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि ओरिजिन पॉइंट से जा रही है और इस तरह से इसका जो स्लोप है वो k के इक्वल है। अब देखो अगर यही ग्राफ हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लें T1, T2, T3, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताएं इन तीनों टेम्परेचर में क्या रिलेशन आएगा। ग्राफ तो सेम आ रहा है, बस स्लोप बदल रही है। देख रहे हैं आप? तो इसका देखो इस तरह से लें कि यहाँ पर आपने प्रेशर लिया और यहाँ 1/v, और प्रेशर की रेंज से 1/v को कांस्टेंट कर दो कि यहाँ पर आपने कांस्टेंट कर दिया 1/v को। ठीक है, तो अब यहाँ जब कांस्टेंट है मींस v कांस्टेंट कर दिया तो p का ऑर्डर देखो P1, P2, P3, तीन अलग अलग आपने प्रेशर निकाल लिए। P1 है, P2 है, P3। अब आपको ये दिख रहा है कि P1 से ग्रेटर देन P2, P2 से ग्रेटर देन है P3। तो P और T का एक रिलेशन होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T, मींस जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा। तो T1 पे प्रेशर क्या है? P1। T2 पर क्या है? P2। T3 पर क्या है? P3। तो डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है कि P1 सबसे कम होगा। क्यों? सबसे कम है तो वहां पर T1 भी सबसे कम होगा। जहां पर P2 आएगा वहां T2, और इस तरह से P3 सबसे ज्यादा है तो T3 भी सबसे ज्यादा है। और इस तरह से T1, T2, T3 का ये एक ऑर्डर मिल जाएगा। बात समझ गए अच्छी तरह से? इस तरह का ग्राफ पहचानने आ जाता है, टेम्परेचर के रिलेशन निकालने आ जाते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि प्रेशर की एक्सिस से प्रेशर का ऑर्डर निकाल लो, प्रेशर के रिलेशन से टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल लो, बस। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि यही ग्राफ हम गैस की डिफरेंट अमाउंट में लें, V1, V2, V3, तो इस तरह से फिर से हम 1/v को या v को कांस्टेंट करके प्रेशर का ऑर्डर निकाल लिया आपने, और P1, P2, P3 का ये ऑर्डर दिख रहा है। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट्स दिख रही हैं, मतलब P1 के करस्पॉन्डिंग W1, तो P1 सबसे कम तो W1 सबसे कम। तो इस तरह से आपने V1, W1, W2, W3 के ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए, इस तरह से देख लिया, तो इस तरह का और ग्राफ आ जाता है। फिर आता है ग्राफ बिटवीन PV वर्सेस P। तो अब देखो बच्चों, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि PV एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दो PV कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम PV लें और यहाँ P, तो आप देखोगे ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि केवल प्रेशर बढ़ रहा है, PV प्रोडक्ट कांस्टेंट दिख रहा है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो P एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पर आता है कि एक T1 और T2 दो टेम्परेचर दे दिए गए हैं, तो बताएं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहले P1 V1 और P2 V2, आपने P को कांस्टेंट करके PV का प्रोडक्ट देखो आप, यहाँ P1 V1 कम है और यहाँ P2 V2 ज़्यादा है। तो जहाँ आप ये जानते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि जहाँ P1 V1 कम वहाँ टेम्परेचर भी कम, और जहाँ P2 V2 ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो इस तरह से T1 से ज़्यादा क्या निकलेगा? T2। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इस तरह का पहचान सकते हैं। ठीक, अगर इसी ग्राफ को ऐसे ले लें कि यहाँ हम P ले लें और यहाँ PV, तो ये है P1 V1 और ये क्या है? P2 V2।
तो यहाँ पर P1 V1 कम है, ठीक है, और यहाँ P2 V2 ज़्यादा है, तो फिर वही रिलेशन आ जाएगा, P1 V1 से ज़्यादा है P2 V2, इसीलिए T1 से ज़्यादा होगा क्या, T2। तो ग्राफ चाहे ऐसा बना दें चाहे ऐसा, बिल्कुल इजी से पहचानना है, ठीक है। एक और आ जाता है ग्राफ बिटवीन log P एंड log B। तो देखो ये रिलेशन है P इक्वल टू K 1/B। हम इसको ऐसा लिख दें log P log K प्लस log 1/B, या P इक्वल टू log K माइनस log B, या log P माइनस log B प्लस log K। तो ये है y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो निगेटिव है, समझ रहे हैं ना। तो स्लोप निगेटिव है मीन्स यहाँ पर, और स्लोप की वैल्यू देखो किसकी इक्वल है, -1 के, मीन्स tan थीटा इक्वल टू -1, ओके। और निगेटिव स्लोप है तो ये आ जाएगा 45 डिग्री पर निगेटिव स्लोप में, समझ रहे हैं ना। यहाँ नीचे की तरफ निगेटिव स्लोप, ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप। और इस तरह से जो इंटरसेप्ट है वहाँ से log k की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से ये थीटा निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरसेप्ट जो कि -1 के। तो यहाँ थीटा 45 डिग्री पर आएगा। और अगर हम log p और 1/b का लें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से पॉजिटिव स्लोप में चलेगी, ठीक है। और इस तरह से जैसे जैसे वही है कि v की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो log p की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस तरह से आपको यहाँ पर भी स्लोप 1 डिग्री का मिल रहा है, यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री का बनेगा, पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये थे ग्राफ्स किसके, वाइल्स लॉ के। अच्छी तरह समझ लें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। फिर है एप्लीकेशंस ऑफ वाइल्स लॉ। तो देखो डेंसिटी ऑफ एयर निकाल सकते हैं P इक्वल टू K अपॉन V, और D इक्वल टू M अपॉन V, तो V इक्वल टू M अपॉन D हम इस फॉर्मूले में रख दें KMD। तो K अपॉन M तो ये कांस्टेंट वैल्यू, क्यों K कांस्टेंट है, M मोलर मास है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी D। इस तरह से जहां प्रेशर ज़्यादा वहां डेंसिटी ज़्यादा, और यही दिखता है कि एट सी लेवल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाई देन एल्टीट्यूड, हेंस एयर इज मोर डेंसिव देन एल्टीट्यूड। समझ रहे हैं ना कि सी लेवल पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहां की गैस ज़्यादा डेंसिव होती है देन एल्टीट्यूड में। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर देखो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, ठीक है, 500 लीटर ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 लीटर एट 30 बार। तो P1 B1 इक्वल टू P2 B2 आपको सीधा दे रखा है। P1 है 500 नहीं सॉरी 1 बार, V1 है आपके पास 500 लीटर, P2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 दे रखा है इस तरह से, P2 2.5 आ गया। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना ज़रूरत पड़ी तो वो हो गई, अगर मैं कहूँ किसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर पूछ लेता कितना होता, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो रिक्वायर्ड है गैस का इतना वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, और वो होगा इक्वल टू 1.5 बार, क्योंकि 1 बार तो ऑलरेडी था। इस तरह से समझ गए। तो ये है एक क्वेश्चन सिंपल सा। फिर दूसरा है कि द ग्लास वल्व ऑफ द 100 ml कैपेसिटी इज एवैक्यूटेड एंड कैप्ड इन 2 लीटर कंटेनर एट 27 एंड 800 mm प्रेशर। ए बल्ब इज एम्प्लॉयड आइसोथर्मली, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। तो देखो वो यही बात कर रहा है कि ये एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, और इसके अंदर एक ऐसा एवैक्यूटेड बल्ब रखा है, और इसका प्रेशर है 900, यही है ना, सॉरी 800 mm। इसको ब्रेक कर दें, टुकड़े में तोड़ दें, तो अब प्रेशर क्या होगा। तो देखो जैसे ही इसको हटा देंगे तो टूटने के बाद इस कंटेनर का वॉल्यूम तो पहले कितना होगा, 2 लीटर में से इतना माइनस कर दें, ठीक है। 1990 क्यों किया है, क्योंकि P1 तो आपको दे रखा है 800 mm, V1 इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 100 ml। क्यों, क्योंकि उसमें इतना वॉल्यूम तो इसने कवर कर रखा है ना, तो ये हो जाएगा 1900, और V2 फिर 2000 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वल्व था वो तो हट गया, वो लगभग मास लेस या वॉल्यूम लेस है। तो इस तरह से P2 आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये है वाइल्स लॉ। और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको अच्छी तरह से करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इन ग्राफ्स को अच्छी तरह एक बार समझ लो जो मैंने बताए हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट मिलेंगे चार्ल्स लॉ।